मेरा ख्याल है कि तीसरी नस्ल उनकी चल रही होगी जो कि उनसे फैज़याब हो रही है। इसके अलावा बाकी उनकी जो तफसीली कंट्रीब्यूशंस हैं फिज़िक्स के हवाले से, या जो लोगों के साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात रहे, साइंस और साइंस से मुतल्लिक जो मुबाहिस हैं उनमें जो उनकी राय है, उस हवाले से हमारे साथ बड़े काबिल और नामवर लोग आज मौजूद हैं और हम उन्हें सुनेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं आज कम ही बोलूं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कमतर महसूस कर रहा हूं जिस तरह की कि आज हमारे गेस्ट हैं और जिस तरह की हस्ती के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम प्रोफेसर परवेज ऊद भाई को सुनेंगे, जो कि स्टीवन वाइनबर्ग की ज़िंदगी और उनके फिजिक्स के हवाले से जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके हवाले से अपनी टॉक देंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर बाबर कुरैशी और डॉक्टर रिजवान खालिद होंगे। और इन तीनों की टॉक्स के बाद फिर 15 से 20 मिनट का जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा। तो इसके साथ ही मैं परवेज साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करें और हमें स्टीवन वाइनबर्ग की ज़िंदगी के हवाले से अपने कलिमात से नवाजें। स्क्रीन तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को तो कैमरा के सामने रख सकता हूँ। मेरी आवाज़ ठीक पहुँच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी तस्वीर और आपकी आवाज़ पहुँच रही है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये रेफरेंस बिल्कुल बरवक्त है। स्टीफन वाइनबर्ग इस सदी का शायद सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। बड़ा इस लिहाज से कि उनका इम्पैक्ट एक्चुअल फिजिक्स के ऊपर हुआ। वो जिस शोबे में काम करते थे, बहुत से शोबाजात हैं, लेकिन क्वांटम फील्ड थियरी ख़ास तौर पे उसके ऊपर जो उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा, मेरा ख्याल है कि इस सदी के किसी और साइंटिस्ट ने नहीं छोड़ा होगा। मैं 20वीं सदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले इसको एक तारीखी तनाजुर में देखा जाए कि उनके क्या क्या काम थे और क्यों वो इतनी अहमियत के हामिल हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक इस तरतीब से मैं चलूँगा कि सबसे पहले क्वांटम फील्ड थ्योरी की तारीख वो मैं मुख्तसरन बयान करूँगा। तो चलिए 1920s की तरफ चलते हैं, जब क्वांटम मैकेनिक्स इजाद हुई या दरियाफ्त हुई, जो भी आपका नुक्ता नज़र है। वो तो सिंगल पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू हुआ। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को हल किया, ये देखा कि उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं वगैरह, लेकिन बात उससे फिर बहुत जल्दी आगे बढ़ी और हम इस सवाल की तरफ आए कि जब एक सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स पैदा होते हैं, और ये हाइड्रोजन एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, जहाँ सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके गिर्द घूमता है। बेसिकली हमें सिर्फ श्रोडिंगर इक्वेशन वहाँ पर सॉल्व करनी है, और ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम है। तो इससे अगला सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब आप रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ते हैं, वो कैसे किया जाए। ये काम सबसे पहले पॉल डिराक ने किया। पॉल डिराक की इक्वेशन से कुछ बड़े अजीब-ओ-गरीब नताइज निकले, बड़े दिलचस्प नताइज निकले। एक ये कि जब आप डिराक इक्वेशन को हल करते हैं, तो उस इक्वेशन में से आपको ऐसे पार्टिकल्स का पता चलता है जो जो उस ओरिजिनल पार्टिकल के एंटी पार्टिकल हैं। तो इक्वेशन अगर आप लिखें इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको आप हल करें, तो उस सॉल्यूशन में से आपको ये पता चलता है कि एक एंटी इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज माइनस है, माइनस द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसका मास और स्पिन बिल्कुल वही होगा। लेकिन फिर इससे ये सवाल पैदा हुआ कि जब पार्टिकल्स क्रिएट होंगे, तो फिर आप ऐसे प्रोसेसेस को कैसे समझ सकेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क में। तो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों को जोड़ के फिर बहुत से लोगों ने इसके ऊपर काम किया। इन जो बड़े नाम इस शोबे के हैं वो हैं फाइनमन, श्विंगर,
टोमोनागा और और भी लोग हैं। तो ये बहुत कामयाब थ्योरी थी। कामयाब इस लिहाज से कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको बहुत एक्यूरेसी मिलती है, एक्यूरेसी अप टिल 12 फिगर्स ऑफ डेसिमल्स। ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं कंबाइंड विद क्वांटम मैकेनिक्स, और ये समझ लीजिए कि इतनी एक खूबसूरत और इतनी सादा थ्योरी है। सादा इस लिहाज से कि इसका लग्रांजियन बहुत सादा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के तरीके निकालने में कोई 20 साल लग गए। खैर, जब वो सब कुछ हो गया, जब कैलकुलेशन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के तरीकों को आप अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस के ऊपर, जैसा कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उसमें फिर नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चलिए आपने इसको अप्लाई तो कर दिया, लेकिन सिर्फ उन सिचुएशंस पर अप्लाई कर सकते हैं जहां कोई लूप्स ना हो आपके फाइनमेंट डायग्राम्स में। तो ये थ्योरीज क्योंकि नॉन रिनॉर्मलाइजेबल थी, तो इसलिए लोग काफी बददिल हुए और ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद हम पार्टिकल फिजिक्स को क्वांटम फील्ड थ्योरी के जरिए से नहीं समझ सकते। इसके बाद फिर एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें एक चीज है जो एस मैट्रिक्स थ्योरी कहलाती है, उस पर बड़ा जोर दिया गया। तो एस मैट्रिक्स थ्योरी में यह है कि आप ये एस मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें अगर पार्टिकल्स आए और इसमें दूसरी तरफ से पार्टिकल्स निकलें, तो एस मैट्रिक्स के रूल्स डिफाइन होते हैं जो एनालिटिसिटी, यूनिटैरिटी वगैरह से डिफाइन होते हैं। लेकिन फिर आप ये बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं कि आप पार्टिकल फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझ सकेंगे किसी भी दिन। लिहाजा ये 19 लेट 1950s और 60s की बात है। लोग लग्रांजियन से हट के, फील्ड थ्योरी से हट के ज्यादा एस मैट्रिक्स थ्योरी की तरफ जाने लगे। अब वाइनबर्ग भी शुरू में ये समझता रहा कि एस मैट्रिक्स थ्योरी बहुत फंडामेंटल है, लेकिन फिर उसने एक प्रॉब्लम के ऊपर गौर किया जिसमें अगर कोई न्यूट्रॉन या प्रोटॉन पायोन एमिट करता है, तो उसने सवाल किया कि क्या हम ये जान सकते हैं कि इस पायोन के एमिट होने का एम्पलीट्यूड क्या है, और एक पायोन नहीं, अगर दो हो तो क्या हो, अगर n पायोन्स हो तो क्या हो। इस तरह से उसने एक इफेक्टिव लग्रांजियन बनाया। और मेरा ख्याल है कि जो वाइनबर्ग का एक बहुत बड़ा काम है वो है इफेक्टिव फील्ड थियरीज का। तो इफेक्टिव फील्ड थियरीज में आप रीनॉर्मलाइजेशन को एक तरफ कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि रीनॉर्मलाइजेशन क्या चीज है और इसको क्यों इतनी अहमियत दी जाती है। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक रीनॉर्मलाइजेबल थ्योरी की मिसाल बनती है, जिसमें आप डायग्राम्स कैलकुलेट करते हैं। हर डायग्राम से अब जो लूप डायग्राम्स हैं, उन लूप डायग्राम से आपको इंफिनिटीज मिलते हैं, मगर आप ज्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि उन इंफिनिटीज को लग्रांजियन के दूसरे टर्म्स के अंदर समोया जा सकता है, और इस अमल को रीनॉर्मलाइजेशन कहते हैं।
अब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक बड़ी खूबसूरत थियरी है इस लिहाज से कि ये रीनॉर्मलाइजेबल है, तमाम इंफिनिटीज को आप कहीं ना कहीं छुपा सकते हैं, लेकिन और इसी वजह से ये एक मॉडल रहा फिजिसिस्ट के लिए कि जब वो थियरीज की तलाश में निकले तो उनके नजदीक एक बात तो ये थी कि सिमिट्री होनी चाहिए, दूसरी ये कि वो थियरीज रीनॉर्मलाइजेबल होनी चाहिए। अब वाइनबर्ग ने जब अपने लो एनर्जी इफेक्टिव थियरीज पर काम किया तो उसने ये जाना कि एक लैग्रांजियन का रीनॉर्मलाइजेबल होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू बी रीनॉर्मलाइजेबल इन ऑर्डर टू बी यूजफुल। तो जैसा कि वीक इंटरैक्शंस में होता, वीक इंटरैक्शंस में जो फोर फर्मी कपलिंग है, मतलब ये कि दो न्यूक्लियॉन्स एक जगह पर आ सकते हैं या दो हाइड्रॉन्स एक जगह पर आ सकते हैं और दो निकलते हैं और इस न्यूट्रिनो निकलता है उससे। तो इस थियरी को आप रिनॉर्मलाइज नहीं कर सकते, लिहाजा इसको हमेशा एक बहुत आर्जी थियरी समझा गया कि इसके अंदर कोई ज्यादा सच्चाई नहीं हो सकती। ये बहुत एक टेक्निकल मसला बनता है, लेकिन वाइनबर्ग ने एक तरीका निकाला जिससे उसने करंट अलजेब्रा के उसूल इस्तेमाल करते हुए और पार्शियल कंजर्वेशन ऑफ एक्सियल करंट का उसूल इस्तेमाल करते हुए उसने एक लैग्रांजियन बनाया जो कि नॉन लीनियर लैग्रांजियन है और जिसके इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन हर टर्म के साथ एक काउंटर टर्म भी बनता है। गोया के ये नॉन रिनॉर्मलाइजेबल होने के बावजूद आप इसके काउंटर टर्म्स बना सकते हैं, और ये वजह है कि वो थियरीज जिनको धुतकारा जाता था कि ये तो नॉन रिनॉर्मलाइजेबल हैं, इनको फेंक दो एक तरफ, अब वाइनबर्ग ने जो नई सोच दी उसने ये कहा कि ये नॉन रिनॉर्मलाइजेबल थियरी है भले, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन है टू ए मोर एक्यूरेट थियरी जो ज्यादा हाई एनर्जी पर है। तो कुछ इस तरह की बात बनती है कि कोई एनर्जी है, इससे नीचे जो थियरी है वो नॉन रिनॉर्मलाइजेबल होगी, लेकिन उस एक्यूरेट थियरी के साथ, रियल थियरी के साथ किसी एक एनर्जी पर आप उसे मैच कर सकते हैं। अब ये इस सोच ने न्यूक्लियर फिजिक्स में एक तहलका मचा दिया, और जो इफेक्टिव इंटरैक्शंस हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में वो वाइनबर्ग के काम की वजह से है। लेकिन चलिए मैं अब इसकी तरफ आता हूं, स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल पर मेरा ख्याल है कि बाबर और रिजवान बहुत तफसील से आपको बताएंगे, मैं उस पर ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल को आप समझें कि स्टैंडर्ड मॉडल जैसा कि QED है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसको भी वही हैसियत दी गई, इसलिए कि ये बहुत सादा और खूबसूरत थियरी थी। अलबत्ता ये मैं आपको बताता चलूं कि वाइनबर्ग ने और सलाम ने और ग्लैशर ने, एक्चुअली वाइनबर्ग और सलाम ने अलग-अलग उन्होंने ये काम किया, लेकिन जब उन्होंने ये काम 1967-68 के लगभग किया और इसे पब्लिश भी कर दिया, तो फिजिक्स की दुनिया में इससे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। वो काम जिस पर
उनको नोबेल प्राइज मिला 1979 में, 1965 1967 68 में जब ये छपा तो कोई इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया गया। ओके, और उसकी एक वजह ये थी कि ये पता नहीं था कि ये थियरी रीनॉर्मलाइजेबल है कि नहीं है। फिर जब एक दूसरा फिजिसिस्ट जेरार्ड टूरूफ ने ये साबित किया कि रीनॉर्मलाइजेबल है तो इसमें इंटरेस्ट कुछ बढ़ गया। लेकिन जब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुई, वीक न्यूक्लियर करंट्स जब दरियाफ्त हुए, तभी ये नोबेल प्राइज की बात शुरू हुई। और फिर तो ये बात बिल्कुल वाजे हुई कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, कि ये इतनी बुनियादी चीज है कि इसमें इसके लिए कम से कम एक नोबेल प्राइज तो होना चाहिए। अब वाइनबर्ग ने बाद में इसके ऊपर काफी सोचा और इस पर लिखा भी कि चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल रीनॉर्मलाइजेबल है, लेकिन अगर ना होता तो क्या। फिर भी इसकी अफादियत में कोई कमी नहीं आती, इसलिए कि अगर आप इसको एक अप्रोक्सीमेशन समझते हैं कि इससे बेहतर एक थियरी है, इससे एक ज्यादा एक्यूरेट थियरी है, और कि स्टैंडर्ड मॉडल उसका लो एनर्जी लिमिट है, तब भी इसकी अफादियत में कोई कमी नहीं आती। और ये एक हकीकत है कि स्टैंडर्ड मॉडल कोई हर्फ आखिर नहीं है। ये बात प्रोफेसर सलाम को भी पता थी, वाइनबर्ग को भी, और ये आज हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जो मासेस डाले गए हैं इलेक्ट्रॉन के, क्वार्क के वगैरह, ये उस थ्योरी से नहीं निकल सकते, ये कहीं और से आते हैं। और ये इस बात की दलील है कि कोई इससे बाला कोई थियरी है, इससे मावरा कोई थियरी है जिसकी ये लो एनर्जी लिमिट है। तो जो उसूल वाइनबर्ग ने वज़ा किए थे 1970s में ऑफ इफेक्टिव फील्ड थियरीज, इसका इतलाक जगह जगह होता है। ग्रेविटी में होता है, मिसाल के तौर पर ग्रेविटी में आप जो रीमन हिल्बर्ट एक्शन है वो यूं लिखा जाता है, d4x स्क्वायर रूट ऑफ माइनस g कर्वेचर। तो अब ये हमें पता है कि ये एक्चुअल इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता, कि सिर्फ एक टर्म नहीं हो सकती या दो टर्म में नहीं हो सकती, बहुत सारी टर्में हो सकती हैं, और वो सप्रेस्ड हैं वीक ग्रेविटी में। लेकिन जो एक्चुअल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है उसको यूं रिकवर किया जा सकता है कि आप जो दूसरी टर्म्स हैं जिनमें हाई मास स्केल है, जिसमें ज्यादा डेरिवेटिव्स हैं, उनको आप निग्लेक्ट करके आइंस्टाइन थ्योरी तक पहुंच सकते हैं, आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन तक। तो ये बड़ी एक ये बड़ा जनरल प्रिंसिपल बन गया है, और वाइनबर्ग को बहुत से कामों के लिए याद किया जाता है, लेकिन ये उनमें से मेरा ख्याल है सर-ए-फेहरिस्त होना चाहिए, इसलिए कि इसका इतलाक कंडेंस मैटर फिजिक्स पर भी होता है। सुपर कंडक्टिविटी में जब उसका लैग्रांजियन बनाया जाता है तो हमें पता है कि ये एक्चुअल लैग्रांजियन नहीं है, कि इससे बेहतर, इससे ज्यादा एक्यूरेट लैग्रांजियन मौजूद है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में करते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए इफेक्टिव फील्ड थियरी काफी है। अब मैं इस आखिरी चीज की तरफ आता हूं। मेरा कोई बहुत
ज्यादा इनसे इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन मैं जब MIT में पढ़ने गया था 1969 में, तो उस वक्त सुना ये था कि वाइनबर्ग एक बहुत बड़ा, बहुत काबिल प्रोफेसर है, नौजवान है। अब मैं एज ए फ्रेशमैन तो उनका कोर्स लेने के काबिल नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद मैंने उनका ग्रेजुएट कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स में ऑडिट करने की जसारत की। अब ग्रेजुएट कोर्स आपको पता है कि वो 5th 6th ईयर में होता है, मैं 2nd ईयर का था। मगर मैं बैठ गया जाके क्लास में, बहुत बड़ी क्लास थी, उसमें कोई खाली 150 स्टूडेंट्स होंगे। बावजूद इसके कि बहुत मैथमेटिकल बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ तो मेरी समझ में भी आ रहा था। और इस तरह से मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो क्वांटम मैकेनिक्स जो हम लोअर लेवल पर पढ़ रहे हैं, कि ये बहुत अच्छे खूबसूरत फ्रेमवर्क के अंदर बंद किया जा सकता है। अभी हाल में वाइनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर एक किताब छापी है, एक टेक्स्ट बुक छापी है, और ये मेरा ख्याल है 2019 की है। उसमें लेक्चर्स, उसमें किताब का तर्ज बिल्कुल वही है जो 1970s में मैंने उधर देखा था, जिसे किसी हद तक समझा था। खैर उसमें बहुत सारा इजाफा भी किया था। खैर उस वक्त तो मैंने बहुत दूर से उनको देखा था, लेकिन बाद में जब प्रोफेसर सलाम से मेरी ज्यादा वाकफियत हुई, उनके साथ उनको मैंने जाना, और ये बात 1980s की है, तो उस वक्त सलाम साहब से मेरी अक्सर गुफ्तगू होती थी, और बाज दफा कुछ नजरियाती मसाइल पर भी होती थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि सलाम साहब, ये कैसे हो सकता है कि आप इतने मजहबी हैं? स्टीवन वाइनबर्ग तो बिल्कुल दहरिया है, वो तो खुदा के वजूद में भी नहीं मानता, लेकिन आपने भी वही काम किया जो उन्होंने किया। तो इस पर वो हंसे और बोले कि उससे क्या, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। बाद में जब मैंने उनको अपनी किताब का दिबाचा लिखने को कहा, तो ये बात उन्होंने वहां पर भी दोहराई। लेकिन मैं अब वाइनबर्ग के हवाले से बात आपको बताना चाहता हूं। सलाम साहब के फौत होने के बाद कुछ लोगों ने उनके खिलाफ लिखना शुरू किया। एक प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड में, नॉर्मन डॉम्बे के नाम से, और उसने तो ये लिखा कि अब्दुल सलाम तो नोबेल प्राइज का हकदार था ही नहीं, कि स्टीवन वाइनबर्ग ने थियरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक इंटरैक्शंस पहले दरियाफ्त कर लिया था, और सलाम ने ऐसी लॉबिंग करके अपने लिए नोबेल प्राइज हासिल किया। तो ये आर्टिकल जो है आर्काइव्स पे भी आपको मिल जाएगा, 2 हैं बल्कि। मैंने फिर वाइनबर्ग को लिखा, मैंने कहा कि दिस सीम्स टू बी, दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो वाइनबर्ग ने, और मैंने फिर थोड़ा सा ये भी बताया कि मैंने एक अरसा पहले आपके कोर्सेज भी पढ़े थे, आपकी मैंने टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ी, आपके रिसर्च पेपर भी पढ़े वगैरह, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब वाइनबर्ग ने उसका जवाब दिया। और जवाब इस तरह से दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये इन पब्लिक बताना चाहता हूं कि क्या कुछ हुआ। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि Abdul Salam in Trieste and I in Cambridge, Massachusetts
worked independently of each other, and we discovered this unification scheme वगैरह। तो मेरा ख्याल ये बहुत एक डिसेंट बात थी। अब सलाम साहब और वाइनबर्ग, इन्होंने साथ एक पेपर भी लिखा था गोल्डस्टोन के साथ, जेफरी गोल्डस्टोन के साथ, स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग के ऊपर, और ये बात है गालिबन 1966 की। तो ये 3 ऑथर पेपर है, गोल्डस्टोन, सलाम, वाइनबर्ग, जिसमें बेसिकली स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, जिसके बारे में जरूर अभी आप डॉक्टर बाबर से अभी सुनेंगे, और तो वो बातें, वो आइडियाज उस वक्त पहले से मौजूद थी। बस मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि उसके बाद, क्योंकि अब मैंने ये देखा कि वाइनबर्ग इज अ फ्रेंडली पर्सन, के वो ईमेल का जवाब भी देते हैं। ये बात तकरीबन 10 साल पहले की है, या 7-8 साल पहले की है, कि कुछ बड़े अजीब और गरीब किस्म के यहाँ थीसिस लिखे जा रहे थे, और एक उनमें से था ऑन क्वांटम क्रोमो, नहीं क्या, कौन सा था, सम डायनामिक्स, क्वांटम क्रोमोथेरेपी, क्वांटम क्रोमोथेरेपी, राइट, क्रोमोथेरेपी, यस। ये सर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से था शायद। हाँ, थैंक यू फॉर। तो मैं एचईसी को बताता रहा कि ये इंतहाई फजूल मजे का खेज चीज है, आप खुदा के वास्ते ऐसे पीएचडी ना दें जिससे हम पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बन जाएंगे। खैर वो एचईसी वाले नहीं माने, तो फिर मैंने वाइनबर्ग को लिखा और वो थीसिस भेजी क्रोमोथेरेपी वाली, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया, बहुत तफसील से उन्होंने पढ़ा, और जो उनके कमेंट्स थे वो बड़े सख्त थे। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए तो कोई डिग्री नहीं दी जानी चाहिए, नॉट अ पीएचडी, नॉट इवन एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो उन्होंने कहा कि इसमें फिजिक्स के हर उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, और मुझे पता था कि यहाँ आपके यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने बुरे हैं। खैर मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी सवाल जवाब में हम इस पर मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत मज़े की बातें हमने सुनी आपसे, और ऑफ कोर्स अभी मज़ीद आपसे सुनेंगे क्वेश्चन आंसर्स में भी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि डॉक्टर बाबर जो हैं वो स्टीवन वाइनबर्ग के हवाले से अपनी गुजारिशात हमारे सामने रखें। मेरी ये जसारत है कि मैं उनके काम को बारे में ज़्यादा बात कर सकूं, और मेरे ख्याल में परवेज़ ने बहुत अच्छे तरीके से जो उनका मेन काम है वो बता दिया है, और इतना टेक्निकल आज हम जा भी नहीं सकते। तो मैं एक दो बातें बस अभी जो मेरे ज़हन में आई हैं वो मैं कह के, तो फिर मैं रिजवान की तरफ बढ़ा दूंगा माइक। तो जैसा कि परवेज़ ने बताया कि स्टीवन वाइनबर्ग जो थे, जो इस वक्त हमारे पास फिजिक्स का सिंथेसिस मौजूद है, जिस फ्रेमवर्क में हम काम करते हैं, उसका जो उसकी जो बुनियाद बनाई है, उसमें स्टीवन वाइनबर्ग का एक बहुत बुनियादी किरदार है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो फ्रेमवर्क है वो है क्वांटम फील्ड थ्योरी का। और जब स्टीवन वाइनबर्ग ने अपना काम शुरू किया, उस वक्त जैसा कि परवेज़ ने बताया कि
क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है लोग इसको छोड़ रहे थे, ये एक तरह से एक बिल्कुल डेड सब्जेक्ट समझा जा रहा था। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही शहबाज? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं। जी सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं फिर इनको मैं सिर्फ आपका देखूंगा, अगर आपने मुझे कहा तो मैं देखूंगा, वरना मैं इनको इग्नोर ये कर सर रहा कुछ हूं। लोगों तो के इस वक्त इंटरनेट इश्यूज क्वांटम फील्ड थ्योरी को डेड, ठीक है चलिए मैं फिर आपके ही, अगर आप मुझे कहेंगे फिर मैं रखूंगा। तो इस डेड एक सब्जेक्ट समझा जा रहा था, मगर इस मौके पे जो है जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल था नॉर्मलाइजेशन, और ये रहा था कि जो हमारे सामने फोर्स ये बड़ा था कि रीनॉर्मलाइजेशन जो है, रीनॉर्मलाइजेशन काम नहीं कर रही थी। तो उस मौके पे जो है वाइनबर्ग का एक बहुत बुनियादी काम था डिफरेंट हवालों से, जिसमें उन्होंने फाइनली ये साबित किया कि वीक इंटरेक्शंस में एक्चुअली वीक इंटरेक्शंस को ऐसी फॉर्म दी जा सकती है कि जिससे रीनॉर्मलाइजेशन इसमें काम करे, और इस तरह से क्वांटम फील्ड थ्योरी का एक रिवाइवल हुआ। इस तरह से हमारे पास जो एक हमारे पास मौजूदा जो सेटअप है जिसको हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, वो पूरा एक सेटअप बना। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद जो नया एक कंसेप्ट आ रहा था जो विल्सन के काम की वजह से आया, वो जो कि मौजूदा जिस तरह से समझा जाता है वो ये है कि हमें क्वांटम फील्ड थ्योरीज को एज एन इफेक्टिव थ्योरी समझना चाहिए कि हम जिस एनर्जी पे काम कर रहे हैं ये उसके एनर्जी के अराउंड हमें जो है रिजल्ट्स देती है। ये कोई लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरी हो। फंडामेंटल थ्योरी हमारे पास जो मर्जी हो, उससे हम निचली एनर्जीज पे जब हम काम करते हैं हमारे पास हमेशा एक किस्म की क्वांटम फील्ड थ्योरी ही आएगी, और जिसका रीनॉर्मलाइजेबल होना जरूरी नहीं है। ये जो आइडिया है जिसे कहते हैं इफेक्टिव फील्ड थ्योरी का आइडिया, ये भी जो है वाइनबर्ग इसके बहुत बड़े इनका कंट्रीब्यूशन था, और इन्हीं के काम की वजह से ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ और डेवलप हुआ, जिसमें जो कार्ल लैग्रांजियन है उसकी पॉपुलैरिटी जो है, और जो कि बाद में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस में का जितना भी उसको डील करने का जो तरीकाकार है इस यूजिंग कार्ल लैग्रांजियन, वो वाइनबर्ग के काम की वजह से आया। तो इस फंडामेंटल इन कामों के अलावा एक उनका जो एक खास अंदाज था साइंस करने का, वो ये था कि एक बहुत ही क्लियर थिंकिंग। यूजुअली एक जो रिसर्च में बाज़ औक़ात ये होता है कि यू वांट टू गेट टू द रिजल्ट, आप रिजल्ट की तरफ जाना चाहते हैं, और कैलकुलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसी चीज मोर इम्पोर्टेंट है जिसमें आप कुछ कैलकुलेट करके नंबर्स को एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर कर सकें। वाइनबर्ग के यहाँ सिर्फ ये नहीं था, इनकी एक बड़ी फिलोसॉफिकल सोच थी, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल से चीज़ों को देखना चाहते थे, और यही वजह है कि इन्होंने बहुत सारी फिर किताबें लिखी, टेक्स्ट बुक्स लिखी, जिन्होंने हर टेक्स्ट बुक जो है इन्होंने एक तरह से पूरे सब्जेक्ट को री इन्वेंट किया। फॉर एग्जांपल इनकी टेक्स्ट बुक है क्वांटम फील्ड थ्योरी पे, 3 वॉल्यूम्स हैं, मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा। उसमें उन्होंने एक खास नुक्ता नज़र क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए पेश किया, जिसमें उन्होंने ये साबित किया, और इसमें इन्होंने तकरीबन आप समझ लें कि तमाम QFT की जितनी कैलकुलेशंस थी उनको फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दोबारा से इन्होंने एक तरह से तमाम फिजिक्स एक तरह से दोबारा से उन्होंने अपनी किताबों अपनी कॉपी पे हल करके इस टेक्स्ट बुक की शक्ल में शामिल कर दिया। एक नया नुक्ता पेश किया कि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज इनएविटेबल, ये एक लाजमी नतीजा है 3 असूलों का, जिसको जो है एक क्वांटम मैकेनिक्स का असूल, दूसरा आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी, और तीसरा अगर आप उसमें जो डाल दें जिसे कहते हैं क्लस्टर डिकम्पोजिशन, which is essentially a kind of locality principle है,
नॉट माइक्रो लोकेलिटी, बस सिर्फ ये कि अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं उसका एंड्रोमेडा पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये साबित किया कि इसके अलावा कोई और नतीजा उसका होगा ही नहीं, एक्सेप्ट ये कि आपके पास किसी न किसी शक्ल की क्वांटम फील्ड थ्योरी मौजूद हो। और अगर आप इस बुक में कैलकुलेशंस देखें और इसमें जो आर्गुमेंट्स देखें, उनका एक खास अंदाज है। वो स्टार्ट हमेशा लेते हैं एक फिजिकल असूल से कि हमें ये फिजिक्स चाहिए, ये हमें मौजूद है कि इस तरह से हमारी दुनिया को काम करना चाहिए, ये एक बुनियादी असूल है। और उन असूलों के अराउंड वो मैथमेटिक्स क्रिएट करते हैं और उस मैथमेटिक्स को जो है बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं, लेकिन वहीं तक लेके जाते हैं जहां तक वो मैथमेटिक्स लेके जा सकता है। वो सिर्फ मैथमेटिक्स की भूल भुलैयों में गुम नहीं होते, और वो हमेशा इस चीज को नजर में रखते हैं कि जहां तक ये जाता है वहां तक ये हमें क्या फिजिक्स बताता है और हमें क्या फिजिक्स चाहिए। और इस तरह से एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो एक कंबाइंड सिंथेसिस है, वो मेरे ख्याल में इनकी बुक्स में यूनिक है। तो एक तरह से एक खास किस्म के थ्योरम्स एक तरह से वो लिखे होते हैं जो कि कंबाइंड फिजिक्स और मैथ्स थ्योरम है कि ये फिजिक्स अगर होगी तो उसके साथ ये मैथमेटिक्स आना लाजमी है, और ये इस हद तक ही आ सकता है। इससे दूर अगर आप जा रहे हैं तो उसका नतीजे में आपको अपनी फिजिक्स कैसे चेंज करनी पड़ेगी। तो इनकी ये किताब जो है ये बहुत ही इसका सब्जेक्ट के ऊपर असर हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी जनरल रिलेटिविटी पे। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इनका असल में जनरल रिलेटिविटी में भी बहुत ज्यादा इनकी दिलचस्पी थी, बल्कि ये कहा यह जाता है कि जैसे परवेज ने बताया कि बल्कि ये उन्होंने खुद बताया, कहा नहीं जाता, वाइनबर्ग का खुद ये बताना है कि इस जमाने में 60s में चूंकि QFT जो है शेकी ग्राउंड्स पे थी, लोगों को उस पर इतना एतबार नहीं था, और उस जमाने में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है एक नई ऑब्जर्वेशन आई थी, जिससे वाइनबर्ग ने ये सोचा, एक तरह से उन्होंने अपनी बेट्स को हेज किया कि जनरल रिलेटिविटी में काम भी शायद अब जरूरी है। उसको सीखने के लिए उनका एक यही, जैसे मैंने आपको बताया कि QFT में उन्होंने एक तरह से पूरी की बुक में एक तरह से पूरी फिजिक्स दोबारा से इजाद कर ली। इसी तरह उन्होंने सोचा कि मैं एक जनरल रिलेटिविटी पे किताब लिखूंगा रिलेटिविटी को अच्छी तरह समझने के लिए। और ये किताब भी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किताब है, क्योंकि इस किताब में जनरल रिलेटिविटी को एक पार्टिकल फिजिसिस्ट, क्योंकि वो एक बुनियादी तौर पर एक पार्टिकल फिजिसिस्ट थे, एक पार्टिकल फिजिसिस्ट की नजर से देखा गया है। आइंस्टाइन का जो एक नुक्ता नजर था वो था एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म का। आइंस्टाइन के दिमाग में एक चीज आती थी, जैसे उनके जहन में ये था ज्योमेट्री, कुछ असूल थे कि दुनिया को ऐसे काम करना चाहिए। एक उनके माइंड में जो असूल था उसकी बेस पे उन्होंने ये थ्योरी बनाई। वाइनबर्ग के जहन में ये नहीं था, इनका बहुत ही एक पार्टिकल फिजिसिस्ट का नुक्ता नजर था, जिसमें ये था, जैसे मैंने कहा कि एक फिजिकल असूल है कि ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज होनी चाहिए, इसके नतीजे में क्या मैथमेटिक्स निकल सकता है और कितना कितना निकल सकता है, कहाँ तक ये असूल हमें लेके जा सकते हैं। और ये सब उन्होंने जब वो एक्सप्लोर करते हैं, वो ये शो करते हैं कि आपके पास आइंस्टाइन का जो थ्योरी निकलती है, इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। मगर वो इसको एज अ ज्योमेट्री नहीं देखते, वो इसको एज अ आप समझ लें कि एक इंटरेक्शन, पार्टिकल इंटरेक्शन के तौर पे देखते हैं, हालांकि रिजल्ट उससे भी वही निकलते हैं। लेकिन ये कि पूरी थ्योरी को एक बुनियाद जो है वो बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दी, वो एक दूसरी सेकंड बुनियाद उन्होंने उस थ्योरी को दे दी, तो वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। हालांकि वाइनबर्ग ने ये बाद में लिखा भी है कि उन्हें थोड़ा बहुत मलाल है ये बुक लिखने का, क्योंकि उन्होंने ये बुक लिखने में बहुत टाइम गुजारा, और यही वो कहते हैं कि ये टाइम जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम था, 60s, लेट 60s अर्ली 70s का, जिसमें वो क्वांटम फील्ड थ्योरी को डेवलप कर रहे थे और वो इसमें मजीद और ज्यादा काम कर सकते थे। तो इसके अलावा इन इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उनकी इतनी क्लियर थिंकिंग थी साइंस के बारे में, तो इसको उन्होंने सिर्फ टेक्निकल चीजों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर थे। इस सिलसिले में भी वो किसी हद तक अब प्रोफेसर सलाम से मुताबिकत रखते हैं कि जैसे प्रोफेसर सलाम ने थर्ड वर्ल्ड के लिए
में साइंस की तजवीज़ के लिए बहुत काम किया, ICTP बनाया। इसी तरह स्टीवन वाइनबर्ग ने यूएस में साइंस के फैलाव के लिए और स्पेशली फिजिक्स के लिए बहुत लॉबिंग की, बहुत अपना टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा अखबारों में लिखा। यूएस में उस ज़माने में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बहुत बड़ा, जो कि LHC में जो भी मौजूद है, उससे भी बड़ा बनाने की तैयारियां 80s में हो रही थी। उसके लिए उन्होंने बहुत लॉबिंग की, अखबारों में लिखा। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, आम लोगों के लिए लिखी गई है, ड्रीम्स ऑफ अ फाइनल थ्योरी। मेरे ख्याल में वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। वो किताब लिखी तो उन्होंने इसलिए थी, इस SSC, ये जो एक्सेलेरेटर बनना था, इसकी हिमायत के लिए उन्होंने लिखी थी। मगर वो किताब एक तरह से ये शो करती है कि हमारा साइंस करने से मकसद क्या है, स्पेशली ये जो फंडामेंटल फिजिक्स है, ये करने से मकसद क्या है, ये इंसान क्यों करना चाहते हैं और इसका फाइनल आउटकम हम क्या देख रहे हैं। ये जो है, अगर आपके जहन में ये सवालात हैं कि आप ये साइंस कर ही क्यों रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स के स्टूडेंट्स के जहन में, तो आई थिंक वो किताब, उस किताब में एक बहुत अच्छा इसके जवाबात मौजूद हैं। फिर उन्होंने ना सिर्फ ये फिजिक्स बल्कि इन जनरल जो एक साइंटिफिक थॉट का माशरे में किरदार हो सकता है या होना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ामीन लिखे हैं और वो डिफरेंट कलेक्शंस में अवेलेबल हैं, जो कि मेरे ख्याल में लोगों को पढ़ने चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सारी पॉपुलर साइंस की बुक्स लिखी, जैसे उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है द फर्स्ट 3 मिनट्स, इसी तरह ड्रीम्स ऑफ अ फाइनल थ्योरी। फिर अभी उनकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं गुजरा कि उनकी किताब आई है टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, जिसमें एक तरह से उन्होंने फिजिक्स की और स्पेशली एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री बताई है। तो ये किताबें जो हैं, ये पॉपुलर साइंस की किताबें हैं, आम आवाम के लिए लिखी गई हैं, मगर इनका जो स्टाइल है वो यूजुअल पॉपुलर बुक से बहुत डिफरेंट है। यूजुअली पॉपुलर बुक्स जब लिखी जाती हैं, उसमें किया ये जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैरानकुन रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर जोर दिया जाए, ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको एक तरह से चस्का आए, मज़ा आए, उनको घुमाया फिराया जाए और इस तरह से किताब ज़्यादा बिके, या एक तरह से फिजिक्स को सेल इस तरह से किया जाए कि इससे बड़े बड़े हैरानकुन और अजीबोगरीब चीज़ें निकल जाती हैं, टाइम ट्रैवल और इस तरह की बातें। इनकी बुक्स में ऐसा नहीं है। वो अपने रीडर को एक बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल पर से बात करते हैं। ठीक है, उस रीडर को मैथमेटिक्स नहीं आता, मगर वो उसको समझते हैं कि वो एक इंटेलेक्चुअली बहुत अवेयर इंसान है, और जो एक क्लासिकल तरीकाकार था, जो कि इस सदी में शायद फॉलो नहीं होता, लेकिन इससे पिछली सदियों में होता था, कि जब आप कोई किताब लिखते थे, आप अपना जो इंटेलेक्चुअल मेयार है, इवन कि आप आवाम के लिए लिख रहे हैं, उसको आप नीचे नहीं लाते थे। तो इस तरह की उनकी ये तमाम बुक्स हैं, क्लियर थिंकिंग का शाहकार है। और अगर आप स्पेशली ये बुक पढ़ें जो अभी इनकी 8-10 साल पहले आई थी, एक्सप्लेन द वर्ल्ड, ये क्लासिकल जो साइंटिफिक थॉट है, जो कि काइंड ऑफ, मैं कहता हूँ कि शायद किसी न किसी लेवल पे लूज भी हो रही है इन दिस, ये जो आजकल जो इसका एक उस क्लासिकल थॉट का एक आपको एक रिवाइवल नजर आएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप उस किताब को किसी और किताब से कंपेयर करें, आपको नजर आएगा कि व्हाई साइंस क्लासिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, why it's so superior to the other ways of thinking about nature. तो मेरे ख्याल में ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं पर्सनली आपको बता दूं, इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा परवेज का भी जिक्र आएगा। मेरे ख्याल में, मुझे इतना वैसे इसके बारे में पता नहीं है कि परवेज का इससे कितना ताल्लुक था। तो मैंने शायद अपनी फेसबुक पे भी लिखा था कि मैंने जो फिजिक्स पढ़ने का फैसला किया, मेरे ख्याल में उसमें वाइनबर्ग का एक तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार था। जब मैं क्लास 10 में था, तो मेरे हाथ में इनकी ये किताब जो है द फर्स्ट 3 मिनट्स, इसका तर्जुमा मशल बुक्स ने उसको छापा था, तो वो मेरे हाथ लगा, और उसमें मैं इतना एब्जॉर्ब हो गया कि मैंने वो किताब उस समय में जब
10वीं की छुट्टियां जो होती हैं उसमें मैंने मेरे ख्याल में 20 से 30 दफा मैंने वो बार बार पढ़ी। उस जमाने में इतनी किताबों का आपके पास अवेलेबिलिटी होती भी नहीं थी, लेकिन उससे एक दुनिया मेरे सामने खुल गई कि ये भी एक नेचर को मालूम करने का एक तरीका हो सकता है कि आप कायनात का आगाज तक हम जा रहे हैं, लेकिन किस बेस पे कि हमारे पास एक क्लियर साइंटिफिक उन चीज़ों के लिए जानने के लिए हमारे पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। और उसके बाद जब मैंने वो स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ी तो सच्ची बात है कि मुझे इनकी किताब उससे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि एक ख़ास इंटेलेक्चुअल लेवल को वो नीचे नहीं लाते। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और मेरे ख्याल में जैसे परवेज़ ने कहा कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो हमारी मौजूदा फिज़िक्स है, मेरे ख्याल में उनमें जो लोग ज़िंदा थे उसके तख्लीक का उनमें एक यही बचे थे, एक यांग जिंदा है, वो भी इन्हीं के पाए कि मैं कहूँगा कि अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। यांग है, ली है, वाइनबर्ग हैं थे, ये चले गए, गोल्डस्टोन है, मगर आई वुड से कि पार्टिकल फिजिक्स के हवाले से यांग, ली और यही बचे थे। तो बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट किरदार है और आखिरी वक्त तक अपनी जिंदगी के बहुत ही एक्टिव रहे। आखिरी सेमेस्टर तक कोर्सेज पढ़ाते थे, हालांकि लोग जो हैं इस समय में पढ़ाना छोड़ देते हैं, टेन्योर उनके पास मौजूद होता है। आखिरी वक्त तक कोर्सेज पढ़ाते थे और अभी देखें इनकी 2021 में भी एक नई किताब आई है जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी किताब हो सकती है। ये अब एक किताब इनकी इस साल आई है जो कि है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें पूरी मॉडर्न फिजिक्स का एक तरह से जायजा है। तो मैं तो कहूँगा कि ये ऐसी किताब है कि जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ानी चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल तो ये भी होता है कि हम क्वांटम फील्ड थ्योरी से शुरू कर देते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि फिजिक्स शुरू कहाँ से हुई थी। लाइक हमारे पास जो 19th सेंचुरी की फिजिक्स है उसकी जो बेसिक्स हैं वो हमें वही यूजुअली लोगों को नहीं पता होती। तो उसमें सारी ये उन्होंने डिस्कस की है। तो मैं यहाँ पे बस खत्म करता हूँ। मेरे ख्याल में तो ये यूनिफिकेशन के अलावा बात करने के लिए मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है परवेज और बाबर ने। तो मैं वैसे मेरा इरादा नहीं था किसी भी टेक्निकल चीज में जाने का, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चैट को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इस वजह कुछ लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि यूनिफिकेशन का क्या मतलब है और उनके नोबेल प्राइज का जो मुद्दा था वो क्या था, किस बात पर उनको मिला। तो I'll spend a few minutes on it. मेरे प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन और मैं ये यहीं पर जो व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है मैं इसको यूज करना चाहूंगा। जैसे यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ये स्क्रिबल्स आपको नजर आ रहे हैं? यस यस जी, ये देख पा रहे हैं हम। चले, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए मैं बड़ी क्योंकि जो मूड है इस मीटिंग का वो नॉन टेक्निकल है, तो मैं भी नॉन टेक्निकल रहता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो लेट्स जस्ट बिगिन एट द वेरी बिगिनिंग। तो हमारे पास एक बहुत अरसा पहले चाइनीज ने ऑलरेडी डिस्कवर कर ली थी मैग्नेटिज्म, ठीक है, और बहुत बाद में जाके आई थिंक समवेयर इन द 1800s इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका और मैग्नेटिज्म का आपस में एक रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुआ। कैसे डिस्कवर हुआ? बड़ी सिंपल सी बात है, जिन लोगों की बेसिक साइंस लिटरेसी है वो जानते हैं। लैब के अंदर सर्किट लगा हुआ था, सर्किट के पास एक अदद मकनातीस मौजूद था। सर्किट ऑन करने पर मकनातीस की सुई हिली, जिसके बाद
जो देखने वाले थे, ऑब्जर्व करने वाले थे, वो जरा थोड़ा मतलब इंक्विजिटिव माइंड रखते थे, तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर नहीं किया बल्कि इसको एक्सप्लोर किया कि ये कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस तरह से फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान में पहला ताल्लुक बयान किया। अब इसके बाद मैक्सवेल का काम आता है। मैक्सवेल ने टाइम वेरिइंग फील्ड्स को, टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का आपस का ताल्लुक बयान किया, जो उनकी मैक्सवेल इक्वेशन से बहुत आया है कि अगर आपके पास एक टाइम वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेती है। अगर टाइम वेरिएशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगी, और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भरपूर तरीके से आगाज हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रिडिक्शन हुई, डिस्कवर हुई, और लोगों ने समझा कि जो लाइट है उसको भी समझा पहली मर्तबा। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का जो आपसी ताल्लुक है वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाके मुकम्मल तौर पे सबके सामने आया कि इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो खैर मैक्सवेल के काम से भी ऑलरेडी लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को इकट्ठा और एक ही समझना शुरू हो गए थे। तो अब मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस को अलग-अलग सोचने के बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का पैराडाइम सामने आ गया। तो at the turn of the century, at the turn of the last century, हमारे पास इसके अलावा डिस्कवरी हुई जिसमें न्यूक्लियर डिकेज आ जाते हैं, और इन न्यूक्लियर डिकेज को समझने के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया वो वीक इंटरैक्शंस कहलाता। अब जो काम है मतलब अभी अगर हम सोचते हैं नेचर में फंडामेंटल इंटरैक्शंस का, तो उसके अंदर एक वीक इंटरैक्शंस आ जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाती हैं, देयर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस, और इसके अलावा जाहिर ग्रेविटी है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है उसको अगर मैं आप अगर इजाजत दें तो मैं उसको सिंपली यूं लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग में क्रॉस वीक क्रॉस हाइपरचार्ज, ठीक है। ये हमारा फ्रेमवर्क है जो स्टैंडर्ड मॉडल का एक फ्रेमवर्क है, जिसको मैंने अभी फिलहाल नॉन टेक्निकली ही लिख दिया है कि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस हैं, हमारे पास एक चीजें हैं जिसको हम वीक इंटरैक्शन बोलते हैं, और कुछ चीजें हैं जिसको हम हाइपरचार्ज इंटरैक्शंस बोलते हैं। दो चीजें यहाँ पर मिसिंग है। एक आप देख रहे हैं कि ग्रेविटी मिसिंग है, दूसरा आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेसिकली ग्रेविटी तो इस फ्रेमवर्क में फिट हो ही नहीं रही, तो स्टैंडर्ड मॉडल का मकसद भी नहीं था कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया जाए, और स्टैंडर्ड मॉडल का मकसद था फंडामेंटल पार्टिकल्स की इंटरैक्शंस को देखा जाए, और जिस स्केल्स के ऊपर फंडामेंटल पार्टिकल्स की इंटरैक्शंस देखी जा रही हैं उन स्केल्स के ऊपर ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। वैसे भी इफेक्टिव फील्ड थ्योरी के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो गई, तो स्टैंडर्ड मॉडल भी एक इफेक्टिव फील्ड थ्योरी है। जिस स्केल के ऊपर स्टैंडर्ड मॉडल ऑपरेटिव है उन स्केल्स के ऊपर ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इस वजह से ग्रेविटी को तो हमने वैसे ही वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो यही वो काम था जो सलाम और वाइनबर्ग का काम था
कि ये वीक और हाइपरचार्ज इंटरैक्शन है जो कि इन सम सेंस उसको हम फंडामेंटल इंटरैक्शंस में हम लिख सकते हैं, और इसके बाद एक प्रोसेस होता है जो कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहलाता है। ये स्टैंडर्ड मॉडल हिग्स मैकेनिज्म है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग ये एक सिमेट्री है जिसकी स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग होती है, और स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग के बाद जो इंटरैक्शन, जो इफेक्टिव इंटरैक्शन जन्म लेती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। So it is in this sense that we have a electro-weak unification, कि जो weak force है वो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपसी एक गहरा ताल्लुक है, और ये वो ताल्लुक है जो कि सलाम और वाइनबर्ग के थ्योरी में सामने आया था। उस थ्योरी की मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस थी, मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस में W बोसॉन्स थे, weak nuclear currents, neutral weak currents थे associated with Z boson exchanges, और उसके अलावा एक उसका पीस जाहिर है हिग्स फील्ड या हिग्स पार्टिकल का भी था। तो जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो वीक न्यूक्लियर जो वीक न्यूट्रल करंट्स जो हैं वो तो डिस्कवर हो चुके थे, और W बोसॉन्स भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो भी डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन Z बोसॉन बहरहाल बाद में डिस्कवर हुआ नोबेल प्राइज के बाद, और हिग्स बोसॉन तो अभी 2012 में जाके डिस्कवर हुआ। तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल मॉडल है, बहुत साउंड मॉडल है, और हमारा करंट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम काम करते हैं एज पार्टिकल फिजिसिस्ट्स। ऑफ कोर्स जो फ्रेमवर्क है क्वांटम फील्ड थ्योरी और इफेक्टिव फील्ड थ्योरी का वो तो है ही है, उसमें तो जो कलीदी किरदार है वाइनबर्ग का वो है ही है, लेकिन जो बेसिक वर्किंग मॉडल है उसमें भी उसके भी चीफ आर्किटेक्ट जो है वो वाइनबर्ग ही हैं। तो ये तो बात हो गई इनके काम के ऊपर, जिसका अहाता पहले परवेज और बाबर ने बहुत अच्छे से कर दिया था। अब ये चूंकि कुछ सवाल हो रहे थे तो मैंने इस पे कर दिया। अब अगर कोई मजीद सवाल पूछना चाहे तो Q&A सेशन में हम उसको मूव कर सकते हैं। बाबर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वाइनबर्ग का काम साइंस एडवोकेसी में भी बहुत ज्यादा था। इस सिलसिले में मैं एक और वाइनबर्ग का जो एक रोल बता दूं कि उन्होंने अमेरिका के अंदर, खास तौर पे टेक्सास स्टेट के अंदर काफी एक मसाइल चल रहे थे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को क्लासरूम्स में पढ़ाने के हवाले से। टेक्सास जो है वो अगर आप अमेरिका के ज्योग्राफिया से कुछ वाकफियत रखते हो तो जिसको ट्रेडिशनल रेड स्टेट्स बोलते हैं उसमें एक टेक्सास भी आती है। यहाँ पर अक्सरियत उन लोगों की है जो गॉड फेयरिंग क्रिश्चियंस हैं, और वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाइबल लिटरलिस्ट्स भी थे, और उनका ये कहना था कि भाई हमारी जो कायनात है, कुल कायनात तो वो 6000 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 साल पुरानी है, और जो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, डार्विन, नियो डार्विनिज्म और इस तरह जो बाकी तमाम माइक्रो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, ये सब बकवास है, और इस वजह से इसको क्लासरूम में नहीं पढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ अगर है, इस लॉबी का मेन व्यू पॉइंट ये था कि ये अगर आइडियाज हैं तो ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ये कोई टेस्टेड नहीं है, और क्लासरूम में इसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप था जिसने स्टेट लेजिस्लेचर को
बहरहाल कन्विंस किया कि ऐसा नहीं है, और इट इज जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बायोलॉजिकल साइंसेस में एक बहुत बुनियादी थ्योरी है, और अभी जो करंट रिसर्च है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है, तो वो तो हमने लाजमी पढ़ानी है। तो आई थिंक कि उनके एक जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है वाइनबर्ग की टू पब्लिक साइंस एडवोकेसी, उसके अंदर इसका ज़रूर जिक्र करना चाहिए। आखिर में मैं 2-4 मिनट बस लूँगा। बाबर ने बहुत अच्छे तरीके से वाइनबर्ग के राइटिंग स्टाइल के ऊपर कह दिया, काफ़ी कुछ कह दिया। इसके बावजूद शायद बाबर भी ये जानते होंगे कि वेराज वाइनबर्ग ने जो किताबें लिखी हैं वो बहुत बुनियादी, बहुत सेंट्रल हैं, ख़ास तौर पे जो क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स है, लेकिन ये बहरहाल एज टेक्स्ट बुक्स इस्तेमाल नहीं होती, या कम से कम मैंने इस्तेमाल होते नहीं देखी। वाइनबर्ग, यूटी ऑस्टिन में वाइनबर्ग ये कोर्स पढ़ाते रहे हैं काफ़ी अरसा, तो वो एक पूरे साल का कोर्स जो है अपने वॉल्यूम 1 से कराते रहे हैं, दूसरे साल में वॉल्यूम 2 से कराते रहे हैं कोर्स। लेकिन वाइनबर्ग के अलावा ये कोर्स जब यूटी ऑस्टिन में ऑफर हुआ है तो वहाँ पर भी उनकी किताब इस्तेमाल नहीं की गई। मैंने एक मर्तबा ये ज़रूर जिसारत की थी, मेरे हाथ 2 अदद पीएचडी के स्टूडेंट लग गए थे। उनका भी जिंदगी में और कोई काम नहीं था, मेरा भी जिंदगी में और कोई काम नहीं था, तो हमने जो 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है वो हफ्ते में कोई 5-6 घंटे हम रेगुलरली मिलते थे, फिर जाके हमने उसका कुछ फिर जाके we got to somewhere in that one semester. But I must say कि it was a pleasure using that book. और मेरे अपने लेट्स से जो व्यू पॉइंट और कॉन्सेप्ट्स जितने वाइनबर्ग की इस किताब को पढ़ के क्लियर हुए हैं वो शायद वो ना पढ़ता तो क्लियर ना हो पाते। इसी सिलसिले में एक मुख्तसर सी पर्सनल इंटरैक्शन का भी जिक्र कर दूं वाइनबर्ग के साथ। वो इसी कोर्स के हवाले से हुई थी। मैं पढ़ा रहा था, बीच में उनकी किताब में कोई एक पॉइंट था जो कि समझ में नहीं आ रहा था, उसके ऊपर मैंने बड़ा सोचा, लेकिन कहीं बात कोई पहुंची नहीं, तो मैंने कहा कि चलें मैं वाइनबर्ग को ईमेल लिख देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर कर देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा कुछ। या इससे बुरा ये हो सकता था कि मत पढ़ो ये किताब, तुम्हारी अगर औकात नहीं है, मतलब that would have been worse than ignoring, but yeah, that I wasn't expecting. So I was expecting कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो इग्नोर कर देंगे, अगर जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर मैंने उनको ईमेल लिख दिया, तो मेरी बदकिस्मती ये कि एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ गया कि जी आई एम अवे फ्रॉम वर्क for so many days and I'll get to your email when I get to it. तो बाद में खैर मैंने मज़ीद उसके ऊपर सोचा तो खैर समझ आ गई, लेकिन मैंने फिर कंफर्म करने के लिए उनको लिखा कि क्या इस बात का यही मतलब है। तो जब वो उनकी छुट्टी ख़त्म हुई बाद में आकर उन्होंने बहरहाल he was kind enough कि उन्होंने बहरहाल जवाब दे दिया मेरे ईमेल का। So that was the extent of my personal interaction with him. But anyhow, great scientist, great human being, and definitely a role model to follow for everybody. Thank you very much. चूँकि हमारे तीनों स्पीकर्स अपनी अपनी बारी पर टॉक दे चुके, अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कि अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो काइंडली अपना हैंड रेज कीजिएगा, फिर आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन चैट के अंदर हो तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो बिलाल आप देखिएगा ज़रा, मुदस्सर अहमद कुछ कहना चाहते हैं। जी मुदस्सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुदस्सर,
सर मेरा प्रोफेसर हूद भाई से सवाल है। जी फरमाएं। मेरा सवाल ये है सर कि बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट, सर का एक टेडएक्स का लेक्चर मैंने देखा, मैं उसमें उसका टाइटल ये था कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टीफन हॉकिंग जैसा कोई रिसर्चर या कोई साइंटिस्ट। तो इस सवाल को मैं अगर 180 डिग्री पे रोटेट करूं कि क्या हम बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट, क्या हम ऐसा कोई सुपरवाइजर या एक ऐसा एजुकेटर हम तलाश कर सकते हैं पाकिस्तान में जो वाइनबर्ग के साथ मैच करता हो। तो परवेज आपका माइक मेरा ख्याल म्यूट है। Yes, sir. The mic. अब अनम्यूट हुआ? जी अब सर। समझ में आ रहा? जी जी सर। जी। ओके गुड। जवाब आपके सवाल का ये है कि स्टीफन हॉकिंग, स्टीवन वाइनबर्ग जैसे लोग दूर दूर से आपको नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में। यहाँ जो चंद एक लोग हैं, बस वो चंद ही हैं। पहले इससे कुछ ज्यादा होते थे, आज से 40 साल पहले, लेकिन अब तो यहाँ फिजिसिस्ट का फुकदान है और अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात अच्छे फिजिसिस्ट को यहाँ लाने के लिए साजगार नहीं हैं। इस मुल्क में बहुत बुनियादी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत होगी और मुख्तसर जवाब ये कि आपको उस पाए का सुपरवाइज़र यहाँ नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी अरसे से मैं आपको कह लें कि बचपन से आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब से इंटरनेट पे एक्सेस मिली मुझे। तो मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि आप क्वालिटी एजुकेशन, ख़ासतौर पर क्वालिटी रिसर्च का जो केस लड़ रहे हैं इस माफिया के खिलाफ। तो जो आपको फॉलो करता है वो एक एक मायूसी का शिकार हो जाता है कि मैंने तो रहना तो पाकिस्तान में है, क्योंकि 100 में से 1 बच्चा या 2 बच्चा ही बाहर जा सकता है। तो फिर मैं कैसे सर्वाइव करूँ, अपना करियर कैसे बनाऊँ? क्योंकि कोई भी मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने 16 ईयर एजुकेशन की है, तो मैं कभी भी उससे मास्टर या पीएचडी नहीं करूँगा। तो ये कैसे मैं इस मायूसी से बचूँ? बस एक ही तरीका है जो मुझे समझ में आता, वो ये कि अब इंटरनेट की वजह से आप जगह जगह पहुंच सकते हैं, आप तक हर पब्लिकेशन आ सकती है। अगर आप पार्टिकल फिजिक्स में हैं तो आर्काइव पे जाकर आप कोई सा भी पेपर मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तरह तरह के डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, उनसे इस्तेफादा करें। और पाकिस्तान में देखिए, क्योंकि और तो बहुत सी यहाँ पाबंदियां होंगी, लेकिन यहाँ आप तकरीबन दुनिया की हर किताब डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स की जो नई किताब आती है वो अगले रोज वो किसी रशियन वेबसाइट पे पहुंच जाती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ तक मालूमात की बात है, किताबें किताबें और रिसर्च पेपर्स, वो तो आप बस अपने कीबोर्ड से की चंद कीज दबाकर हासिल कर सकते हैं। असल चीज ये है कि आपको गाइड कौन करेगा। अब क्योंकि यहाँ ऐसे लोग बहुत कम हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन वो मुट्ठी भर हैं, तो बस फिर आपको अपनी गाइडेंस खुद बनानी पड़ेगी और ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं इस बारे में एक 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 चीज सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, वो ये कि जो एक माहौल होता है इदारे का, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके आसपास लोग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स में एक ये मसला भी है कि मैंने देखा है कि बातें बहुत करते हैं माजरत के साथ कि हमें फिजिक्स पसंद है, वाइनबर्ग ये और स्टीवन हॉकिंग वो, कभी उनकी किताब खोल के हल करने की कोशिश ये आपको बहुत ही कम नजर आता है, ये हिम्मत नहीं करते। और अगर ये आप करें, जैसे परवेज ने कहा कि अवेलेबल हैं बुक्स, तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ सकता है। मेरे ख्याल में परवेज आपको शायद बताएंगे कि आमिर इकबाल परवेज के स्टूडेंट थे। उन्होंने यहीं बैठ के मेरे ख्याल में पुलचिंस्की की किताब उन्होंने हल कर दी थी जब आपके साथ थे। तो आप अगर परवेज इनको बताएं कि यू कैन डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स।
यस, यू कैन डू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वो फिर मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। बात यह है कि बाहर की दुनिया, और बाबर आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि माहौल चाहिए होता, माहौल बहुत ज़रूरी होता है। और यकीनन जब आपके आसपास लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप को जब कोई मुश्किल होती है आप जाके किसी से पूछ सकते हैं, तो फिर ये वो माहौल है जिसमें फिजिक्स और हर इल्म आगे तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर ये माहौल आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस सब कुछ आपने खो दिया, कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। फिर भी आप कर तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल। सर इसमें सर एक तसद्दुक कैसे फिरोज आपका क्वेश्चन है। जी हाँ सर, मेरा comment- परवेज हुद भाई से क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बीएस किया हुआ है, तो उसमें हमने मैथमेटिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, हमने जस्ट फिजिक्स को लेके चले थे। अब मैंने कुछ अर्सा खुद टीचिंग की है, तो जिसमें मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मैथमेटिक्स के बगैर आप फिजिक्स को बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो अब मैं पर्सनली मैथमेटिक्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। तो मैं परवेज हुद भाई से ये गाइडेंस लेना चाहूँगा कि अगर इंडिविजुअली कोई मैथमेटिक्स पे काम करना चाह रहा है और फिजिक्स को साथ लेके चलना चाह रहा है, तो वो उसको कैसे लेके चल सकता है इफेक्टिवली? मेरा ख्याल है बाबर और रिजवान भी मेरे साथ मुकम्मल इत्तफाक करेंगे कि अगर आपको फिजिक्स सीरियसली करनी है, किसी को भी करनी है, तो ये बगैर मैथमेटिक्स के नहीं हो सकती। और जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको आती हो, उतना ही बेहतर है। अब देखें, फिजिक्स के कुछ ऐसे शोबाजात हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल फिजिक्स करनी है, तो उसके लिए आपको ठीक ठाक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और यही वजह है कि हम इस शोबे में आज दुनिया में गिने नहीं जाते, कि हमारा पाकिस्तान का थ्योरेटिकल फिजिक्स में कोई हमारी तरफ देखता नहीं है। अब मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। टीचर्स खुद बेसिक मैथमेटिक्स के उसूलों से नाबलद हैं। और अभी ये एक चलिए, अगर आप देख लेंगे पूरी दुनिया में आपको पाकिस्तानी मैथमेटिशियन बस बहुत ही कम दिखाई देंगे। एक हाथ की उंगलियों के ऊपर आप गिन सकते हैं, इतने कम हैं। मैं थोड़ा सा इसमें अगर इजाफा करता चलूं, आपने जो सवाल किया है, आपका सवाल ये है कि आप अपने ज़ाती मैथमेटिकल स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो तो देखिए, उस सवाल का तो जवाब वही है जो पहले भी बात हो चुकी है। आप कोई भी मैथमेटिक्स की किताब उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, मतलब जो आपको बुनियादी फिजिक्स के लिए जो चीजें चाहिए वो तो काफी हद तक वेल नोन है ना, और बहुत बड़ी अच्छी किताबें लोगों ने लिखी। मैं अब कोई स्पेसिफिक किताब का नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे ढेर सारे नाम आते हैं। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप खुद से किताब अपने लिए ढूंढिए, कोई मैथमेटिकल फिजिक्स की किताब देख लें आप। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो फिर तो मतलब ये तो अब इस पे भी डिपेंड करे ना कि आपकी डिफिकल्टीज कहाँ करके आ रही हैं। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं सॉल्व करने आ रही, तो आप वहां से शुरू करें। अगर वो आ रहा है तो आप लिनियर अलजेब्रा ठीक से सीख लें। ये दो चीजें अगर आपको आती हैं, तो फिर आप बाकी चीजों की तरफ जा सकते हैं। तो जहां कहीं आप स्टैंड करते हैं, वहां से आगे इम्प्रूव करने के लिए आपको मेहनत बहरहाल करनी पड़ेगी। बड़े अच्छे लेक्चर्स जो हैं, इन टर्म्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं। और लेकिन बहरहाल जो किताब खोलकर उसमें किताबों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप किताब पढ़ें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, एंड दैट्स द वे टू लर्न। शहरियार, आप क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरा थोड़ा सा वाइनबर्ग से रिलेटेड सवाल है।
तो मैंने इनकी ओबिचुरी भी काफ़ी आ रही थी डेथ के बाद, तो मैंने एक ओबिचुरी बहुत अच्छी थी जिसके स्कॉट एरनसन नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो यूसी ऑस्टिन में ही पढ़ाते हैं, और वाइनबर्ग के साथ में काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई हैं। उन्होंने मुझसे भी अच्छे रिफ्लेक्शंस दिए हुए हैं ब्लॉग में अपने। तो उन्होंने मैं शुरू से कहा कि थोड़ी सी टेक्निकल सी बात थी, तो वो अगर आप उस पर कोई रोशनी डाल, वो ये था कि वो कह रहे थे कि जो वाइनबर्ग ने जो उनका फंडामेंटल जो पेपर था मॉडल फॉर लैपटॉप जो उन्होंने लिखा था, उसमें मैथमेटिक्स उन्होंने इस्तेमाल की थी। अब वो स्कॉट एरनसन ने लिखा हुआ है कि असल में वो मैथमेटिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को यूनिफाई करने के लिए स्कॉट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को यूनिफाई करने के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे जो मैथमेटिक्स उन्होंने इस्तेमाल की पेपर में, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन केस में इट डिडंट वर्क आउट। तो उन्होंने वीक इंटरेक्शंस को अप्लाई किया तो वो यूनिफाई हो गई। तो इस पे कोई आप कमेंट करने के से क्या मतलब है, मतलब आइसोमेट्रिक फ्रीडम से इसका ताल्लुक है? जहां तक मैं समझ सका, आपने ये कहा कि एक इंटरेक्शन के लिए मैथमेटिक्स काफी थी, दूसरे के लिए काफी नहीं थी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्वांटम फील्ड थियरी के लिए आपको जिस किस्म की मैथमेटिक्स की जरूरत है वो बहुत क्लियर है। बेसिकली उसमें आपको कैलकुलस चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कुछ बाद में पाथ इंटीग्रेशन, कुछ ग्रुप थियरी, लेकिन ये वो मैथमेटिक्स नहीं है जो मैथमेटिशियंस पढ़ते हैं। ये वो मैथमेटिशियंस हैं, ये वो मैथमेटिक्स है जो फिजिसिस्ट अपने मकसद के लिए इजाद कर चुके हैं और जो अब फिजिक्स के हर शोबे में इस्तेमाल होती। तो क्वांटम फील्ड थियरी में और वीक इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस में कोई बहुत ऐसी आला किस्म की मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स स्ट्रिंग थियरी बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स मांगती है, वो एक बिल्कुल ही अलहदा मौजू बनता है। मैं अगर थोड़ी सी वजाहत कर सकूं, मेरे ख्याल में मुझे सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ समझ में आया। सवाल पूछने वाले का शायद मकसद ये था कि जो वाइनबर्ग का ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग एंड वीक के लिए एक यूनिफाइड कोई यूनिफिकेशन स्कीम बना सकें। तो वो ना बना सके, लेकिन वो वीक और हाइपरचार्ज की बना के तो वीक और इलेक्ट्रो वीक थ्योरी एक बना सके। तो ये बात वहां तक दुरुस्त होगी। देखिए, बात ये है कि ये अभी परवेज ने जिक्र किया, देयर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रुप थ्योरी। तो मैं अगर, चूंकि मैंने पहले इसके ऊपर अभी थोड़ा सा आप लोगों के सामने लिखा था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा नॉन टेक्निकल करके कर दिया था। अगर मैं ग्रुप थ्योरी की जबान में लिखूंगा तो वही चीज यूं करके लिखी जाएगी। सही। अब मेरा इस लेवल पर इस टॉक में मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इसको तफसील से बताऊं कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन ग्रुप थ्योरी की जबान में अगर मैं उस बात को लिखूं, स्टैंडर्ड मॉडल ग्रुप थ्योरी की जबान में यूं करके लिखा जाएगा, तो यस, ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि जो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन है वो इस सेंस में है कि जो SU2 क्रॉस U1 है, जो कि वीक, ये वीक पार्ट है और ये हाइपर चार्ज पार्ट है। इन दोनों सेक्टर्स को लेकर स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग को अप्लाई किया जाए तो चीज जो निकलती है वो U1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। तो यस, दैट इज वेयर द यूनिफिकेशन इज, द इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, दैट्स वेयर इट इज। अब वाइनबर्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस के साथ कोई यूनिफाइड फ्रेमवर्क ढूंढना चाह रहे थे। मुझे इसका नहीं पता, स्कॉट एरनसन ने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। बट व्हाट ऑल दैट मीन्स इज कि हमारे पास अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर यहाँ पर मौजूद है। जो इसके लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है वो परवेज ने बिल्कुल जाहिर है बिल्कुल सही कहा कि इट्स द सेम लैंग्वेज ऑफ ग्रुप थ्योरी दैट इज बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल द सेक्टर्स। लेकिन जहां पर यूनिफिकेशन है वो इलेक्ट्रोवीक सेक्टर के अंदर यूनिफिकेशन है। ऑफ कोर्स अगर आप इस चीज के अंदर और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो देयर आर मॉडल्स दैट पीपल वर्क ऑन जो इन तमाम
इंटरैक्शंस को यूनिफाई कर देते हैं, जिसमें से मैं खाली सिंपली एक चीज लिख देता हूँ SO10। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं इसके बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंटरैक्शंस तमाम की तमाम यूनिफाई होके किसी एक ग्रुप की शक्ल में सामने आ जाती। जी हसन, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? मोहम्मद कि मैं हसन। इसमें अगर ये रिजवान, अगर आप ये वापस स्क्रीन करें तो मैं भी इसमें एक इनके सवाल जो है उसके जवाब में मैं एक बात करना चाह रहा था। There we go. तो ये बात ये कि जब उस जमाने में जो कर रहे थे उसको डिफरेंट आइडियाज थे, लेकिन जो अब एक जो पिक्चर निकली है वो ये है कि ये गेज थ्योरी है, ये पूरा का पूरा ये जो मॉडल है इसमें डिफरेंट गेज ग्रुप्स हैं। तो ये जो SU2 क्रॉस U1 जो पार्ट है, इट्स इन अ पर्टिकुलर फेज, इट्स कॉल्ड द हिग्स फेज, जिसको पुराने जमाने में स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहते थे। तो इट्स जस्ट अ फेज ऑफ द थ्योरी, और जो कि ये SU3 पार्ट है, इट्स नॉट in a Higgs phase, it's not spontaneously broken, it's a chiral condensate, which is it's that kind of phase, but in the end it's same kind of gauge theory. It's there are different phases which give you kind of different manifestations in terms of physics. So दो different phases हैं, electroweak का phase different है और strong का phase different है। All right, मोहम्मद हसन, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलामुअलैकुम, इट वाज अ रियली गुड टॉक। सर मेरा सर हुद बॉय से क्वेश्चन है कि मैं कायद-ए-आज़म का स्टूडेंट हूँ, BS फिजिक्स कर रहा हूँ, और मेरे एक प्रोफेसर ने, सर तूर ने, अब्दुल हमीद तूर, उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया था और आपकी बुक भी मुझे पढ़ने को दी थी। और जैसे हमने बात की कि साइंस एडवोकेसी की बात की कि वाइनबर्ग ने भी साइंस एडवोकेसी में बड़ा किरदार अदा किया था, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट की लाइफ में कितना ज़रूरी है कि वो अपनी साइंस को लेकर चलने के साथ-साथ साइंस एडवोकेसी को भी साथ रखे, और जो उससे उसके बाद जो आगे से ऑपोज़िशन आती है, जो कि बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, तो उसके साथ डील करना भी चाहिए, या कितना डील करना चाहिए? किस हद तक एक साइंटिस्ट को जो है अपना काम छोड़ के और इस एडवोकेसी के लिए कुर्बानी देनी चाहिए? और आपकी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। और सर एक और भी मेरा सवाल है जो कि टेक्निकल है। मैं वैसे तो बीएस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन शौक में जनरल रिलेटिविटी का इंटरेस्ट इतना था कि मैंने शीन कैरल की बुक से थोड़ी-सी जनरल रिलेटिविटी सीख ली। तो आपने लैग्रांजियन की बात की कि उसमें कुछ कमी है फील्ड लैग्रांजियन में, जो जनरल रिलेटिविटी का है, तो मुझे तो वही इतना मुश्किल लगा था। तो क्या आप आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि लैग्रांजियन में जैसे जनरल रिलेटिविटी का है, अगर मुझे सही समझ आई तो उसमें क्या कमी है? अच्छा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। पहला सवाल तो बहुत मुश्किल है कि कितना वक्त एक फर्द को साइंटिफिक रिसर्च पे लगाना चाहिए, अपनी साइंसी नॉलेज बढ़ाने पे लगाना चाहिए, और दूसरी तरफ के बाकी माशरे को कायल करे कि इस चीज़ की ज़रूरत है। ये तो एक इनफरादी फ़ैसला होता है, ये मैं किसी से नहीं कह सकता कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ साइंस दुश्मनी हर तरफ है, कोई इसे मानता ही नहीं है। यहाँ हर तरफ तवहमात फैले हुए हैं, यहाँ ये समझा जाता है कि ये साइंसी उसूल क्या, आखिर फैसला तो कहीं और होता है, दुनिया किसी और उसूल पर चलती है, लिहाजा हम साइंस को सीरियसली लेते भी नहीं हैं। अब वो कोविड की मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन चलिए, आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। तो देखिए, जनरल रिलेटिविटी में जो सिंपलेस्ट पॉसिबल लैग्रांजियन है वो लिखा गया है, और आइंस्टाइन ने वो लैग्रांजियन लिखकर अपना काम नहीं शुरू किया। उसने प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस को इस्तेमाल किया, और बाद में उसे ख्याल आया, और साथ डेविड हिल्बर्ट को ख्याल आया कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशंस हैं उनको बहुत आसानी से एक मिनिमम प्रिंसिपल से डिराइव किया जा सकता है। अच्छा, उस मिनिमम प्रिंसिपल में बस ये जो इंतहाई सादा लैग्रांजियन है वही अगर आप डालें तो आइंस्टाइन की इक्वेशन बिल्कुल आपके सामने आ जाती है।
लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशन असल में हमें पता है कि नाकाफी है। मिसाल के तौर पर ब्लैक होल के अंदर वो फेल हो जाती है। वो फेल इसलिए होती है कि ये इक्वेशन वीक ग्रेविटेशनल फील्ड्स के लिए दुरुस्त है। जब ग्रेविटी में ज्यादा जोर आ जाता है, ज्यादा ताकत आ जाती है, स्पेस टाइम के अंदर ज्यादा हम पैदा होता है, तब दूसरी टर्म्स आ सकती हैं। और अब ये सवाल पैदा होता है कि वो दूसरी टर्म्स क्या है। तो ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ ग्रेविटी पर बहुत अरसे से काम हुआ है और कोई इससे डेफिनेट बात सामने नहीं आई है। ये जो ब्लैक होल्स के दरमियान कोलिजन हुआ था और जिसे जमीन पर देखा गया, और 3 साल पहले लाइगो और वेगो ने उधर से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को देखा जमीन पर, तो उससे तो ये नहीं लगता कि उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको आइंस्टाइन्स थ्योरी से हट के किसी चीज की जरूरत है। आइंस्टाइन्स थ्योरी काफी है उसके लिए भी, लेकिन जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे और खास तौर पे उसके सिंगुलैरिटी पर, तब हमें यकीन से ये पता है कि आइंस्टाइन की थ्योरी होल्ड नहीं करेगी। उसके एवज क्या होना चाहिए ये शायद स्ट्रिंग थ्योरी हमें बता सके, लेकिन ये एक खुला सवाल है। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि बाकी सवालात जो चैट में आ रहे हैं वो उनके जवाबात ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और हमारा वक्त भी चूंकि पूरा हुआ चाहता है, तो मैं अपने तीनों पैनलिस्ट का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बर वक्त जो है वो इस सेशन में आने का फैसला किया और हमारे तलबा तालिबात के लिए वक्त निकाला और अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। ये वाकई स्टीवन वाइनबर्ग जैसी हस्ती के बारे में बोलना हमारे बस में नहीं था। ये आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हुआ कि आप इस अजीम हस्ती के साथ कुछ वक्त आपने गुजारा या आपने उनसे कुछ सीखा। तो मैं सर आखिर पे बस यही आप तीनों से एक सवाल करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने अंदाज में ही इसका जवाब दीजिएगा कि आज की नस्ल स्टीवन वाइनबर्ग जैसी अजीम हस्ती से क्या सीख सकती है। तो प्रवेश साहब सर। स्टीवन वाइनबर्ग से हम ये सीख सकते हैं कि दिमाग खुला रखना चाहिए, कि साइंसी हक़ाइक़ को अपने सामने रखते हुए अपने फैसले करने चाहिए, कि जब हम फिजिक्स समझते हैं तो उसको बुनियादों से समझना चाहिए, कि जो बातें लिखी हुई हैं किताबों के अंदर उन्हें मनोअन कबूल करना गलत होगा, उन्हें डिराइव करना चाहिए। तो साइंस वो चीज़ है जो मरहला आगे बढ़ती है और हमारी सोच भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। लिहाजा मैं स्टूडेंट से ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि डिराइव एवरीथिंग। ये आप इस बात को ना कबूल करें कि ये फार्मूला दुरुस्त है क्योंकि किसी किताब में लिखा हुआ है, उसकी जड़ों तक जाएं, उससे आप डिराइव करें, तभी आप उस फार्मूले को समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर बाबर कुरैशी। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी शख्सियत से, उनके काम से मैं तो एटलीस्ट ये सीखता हूँ कि साइंस जो है इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, इसमें बहुत ज़्यादा जान है। ये जो ट्रेडिशन एक बहुत पिछले ऐसे से इंसानों में चली आ रही है, साइंस और साइंस जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा जान है। इसका इस्तेमाल जब गैलीलियो और न्यूटन ने किया तो उन्होंने आसमान में जो कुछ हमें नज़र आ रहा था, मुशाहिदात, उनको एक्सप्लेन कर दिया।
और ये ट्रेडिशन चलते चलते वाइनबर्ग तक भी पहुंची, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, मगर इसमें जो एक बुनियादी जान है वो कम नहीं हो रही। जो उनकी थीरीज उन्होंने जो बनाई, जो उन्होंने कागज पर लिखा, वो हम अपने जब हमने बड़ी बड़ी मशीनों में वो उनको हमने टेस्ट किया, तो वो मन वो हमारी प्रेडिक्शंस जो उन्होंने की थी वो पूरी हुई हैं। और उसके ज़रिए जो हमने कायनात के शुरू में हो रहा था वो मालूम किया है, और जो हमारी जिस चीज़ से हमारा मादा जो है बुनियादी तौर पे बना है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में सोचें कि इसके पीछे क्या है, इंसानी दिमाग है जो कि चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और एक साइंसी असूल और रियाजी के असूलों से जब हम नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसका नतीजा यही है, मेरे ख्याल में एक जनरल आदमी के लिए भी नतीजा निकलता है कि अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो हमारी दुनिया जिसमें हम अपने आप को पा रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो समहाउ इस तरह की है जिस भी वजह से है कि हमारा दिमाग जो है उसके जरिए हम इसको समझ सकते हैं और इसको हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बुनियादी असूल यही निकलता है उनकी ज़िंदगी से कि साइंसी सोच और साइंसी तरीक़ाकार हमारी दुनिया को समझने और इसको चेंज करने में बहुत ही कामयाब हो सकता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मुझे बर्ट्रैंड रसल का वो एक कॉल याद आ गया। वो कहता है कि कायनात के राजों में से एक बड़ा राज ये भी है कि जो मसावात इलेक्ट्रॉन की मैं अपने कागज़ पर लिखता हूँ, दुनिया हकीकत का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा होता है। तो मैं आज तक इस मिस्ट्री को नहीं खोल पाया कि ऐसा क्यों है। बहरहाल डॉक्टर रिजवान। मेरे ख्याल में तो एक आज के स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि अगर कुछ सीखना है तो उनसे, चाहे आप परवेज साहब और बाबर ने फिजिक्स के हवाले से बात कर डाली, मेरे ख्याल में अगर इसको यूं देखा जाए कि एक शख्स या एक इंसान किस कदर मेहनत कर सकता है अपनी जिंदगी में, और मेहनत करता रहे तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता, इस तरफ देखा जाए कि हम अपना वक्त कहाँ ज़ाया करते हैं। और वाइनबर्ग ने अपना वक्त जो है वो उन्होंने ग्रेविटेशन पर एक किताब लिखी तो कहा कि अच्छा मैंने शायद अपना थोड़ा वक्त ज़ाया कर लिया। तो मतलब ये वक्त ज़ाया करना और वक्त ज़ाया करना दो मुख्तलिफ बातें हैं कि कौन किस तरीके से कर रहा है। तो अमेजिंग लाइफ, लॉट टू लर्न, एंड मैं तो कहूँगा कि इनके बारे में आप अपने तौर पर पढ़ें, इनकी राइटिंग्स पढ़ें और आप ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हमारी आज की मीटिंग में जूम पर आए या फेसबुक पर लाइव सुनते रहे, जिन्होंने सवालात किए, उन तमाम का मशकूर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने उस्ताज़ा से हम सीखने के हवाले से इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स में भी इन्हें ज़हमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।